ओके। आवाज़ जा रही है हमारी? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चंस बनाए थे आप लोगों ने। पेपर तो अच्छा था ये वाला, काफ़ी अच्छा था। डीआई बन गया सब। ओके, शुरू करते हैं हम लोग। आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है मार्च 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसका है। और ये काफ़ी अच्छा पेपर है। ये सीरीज़ जो हम लोग करेंगे 2023 में मार्च में जो एग्ज़ाम जितने हुए थे, सारे पेपर जो है बहुत अच्छे अच्छे हैं और सारे में कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट जो है हम लोग को देखने को मिलेगा। तो मैं दो बातें जो सोच रहा था कि पेपर तो हम लोग सॉल्व ही कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि पीडीएफ के साथ आपको एक आंसर की भी भेज दिया जाए गूगल फॉर्म के रूप में। आप जब पेपर सॉल्व करें तो पेपर सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आता है उसको नंबर वाइज बस गूगल फॉर्म पे टिक करते जाएं और बाद में जो है मैं उसका आपको सही आंसर जो है, जब आंसर मैं रिलीज करूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपने इस पेपर में कितना नंबर पाया है। कैसा रहेगा, एक तरीके का ये टेस्ट हो जाएगा कि डेली एक टेस्ट हम लोग देते हैं, अच्छे से सॉल्व करिए और उसको जो है फॉर्म पे आंसर को टिक करिए। इसके बाद क्या होगा कि शाम में जब हम लोग पेपर डिस्कस कर लेंगे, तो डिस्कस तो हम लोग करेंगे ही पेपर को जो आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपका जो है आंसर की आपने जो जो आंसर उसमें लगाया है वो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ये कैसा रहेगा? ये कौन सा पेपर है? दिसंबर 2 मार्च 2023 का ही है ना? वही वाला है जो आपको भेजा गया था? नहीं नहीं, वो दिसंबर वाला एग्ज़ाम, दिसंबर शिफ्ट वाला एग्ज़ाम है। वो थोड़ा सा 2 महीने पोस्टपोन्ड हुआ था, तो वही एग्ज़ाम जो है मार्च में हुआ था। देखिए उसमें लिखा होगा 2 मार्च 2023 को हुआ है वो। ठीक है, ओके। शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्राफ हम लोगों को देखना है और बताना है कि इसमें क्या जो है जानकारी हम लोगों को दी गई है। तो कौन बताएगा आज? बताइए, आप ही बता दीजिए गार्गी। हम्म। हम्म। मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है। तो पहला जो इसमें क्वेश्चन है वो काफ़ी सिंपल है। पूछा जा रहा है कि 2021 में किस कंपनी में अधिकतम लाभ अर्जित किए। कंपनी ए बी सी डी में हमको बताना है कि किसने जो है मैक्सिमम परसेंटेज। अब देखिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हिंदी और इंग्लिश हमको कंबाइन करके क्यों पढ़ना चाहिए, कि हिंदी वाले जब पढ़ेंगे तो इसमें दिया है लाभ अर्जित किया, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में वही दिया गया मैक्सिमम परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे कि सारे कंपनी का जो है सबसे पहले निकाल देंगे कौन सी कंपनी जो है लॉस में है, कौन से। आवाज़ गूंज रही है क्या?
ओके। ये माइनस में है, और बी बी देखें तो ये +10 में है। और सी को देखें, सी माइनस में है, -5 में। डी को देखें तो डी जो है +10 में है। अब ए भी जो है +10 में है, और डी भी जो है +10 में है। और किसी के फ़ोन से जो आवाज़ गूंज रही है, एक बार गार्गे फिर से आप लिव करके ज्वाइन करिए तो। ओके। तो वही चीज़ हम बोल रहे थे कि ए और बी को जब देखा जाएगा, ए को देखा जाएगा तो ये -10 में है, क्योंकि इसमें जो आय है वो 45 है, 35 है, और व्यय जो है वो 45 है। तो इस हिसाब से देखें तो ये कंपनी जो है -10 में चल रही है, -10 मिलियन का जो इसको घाटा हुआ है। बी को अगर देखें तो बी में जो है प्रॉफिट हुआ है, ये 50 मिलियन जो इसका आय है, और 40 मिलियन जो इसका व्यय है। तो ये +10 में 10 मिलियन का जो इसको प्रॉफिट हुआ है। सी को अगर देखें तो ये 40 मिलियन जो है आय इसका, और व्यय जो है 45 मिलियन। तो ये जो है 5 मिलियन का घाटे में है। तो ए और सी कभी नहीं होंगे। बी और डी में हमको देखना है कि किस में जो है मैक्सिमम परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है, मैक्सिमम परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है। तो डी में भी देखें तो 10 हो रहा है। अब परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए यहाँ जो सिंपल सा जो ये फार्मूला दिया गया है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये हम लोगों ने कर ही लिया है 10, और अपान जो है एक्सपेंडिचर जब हम लोग बी का निकालेंगे तो नीचे 14 रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो ये वैल्यू जो है इस वाले वैल्यू से थोड़ी सी कम आएगी, यानी कि सबसे अगर देखा जाए सबसे अधिक परसेंटेज लाभ जो हुआ है वो हमारे कंपनी डी को हुआ है। ठीक है, कितने लोगों का आया था ये? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही है। आगे बढ़ेंगे। एक मिनट में कलर का पेन थोड़ा चेंज कर। ठीक। दूसरे में ये पूछा गया कि ए और बी कंपनियों का एक साथ मिला के प्रतिशत लाभ और हानि कितना प्रतिशत है। ए और बी कंपनी का हम लोग निकाल लेंगे कि टोटल आय कितना है। तो 35 + 50 टोटल कितना हो जाएगा? 85। 85 जो है आय हो जाएगा, और व्यय देखेंगे तो 40 और +45 ये भी जो है 85 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इन दोनों को अगर मिला के देखा जाएगा तो 9 लाभ हो रहा है, 9 ही घाटा हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4, दोनों का आय और व्यय जो है दोनों बराबर है। परसेंटेज लाभ और परसेंटेज जो लॉस है उसको हम लोग निकालेंगे, दोनों जो है 0 आएगा। ठीक है, कितने लोगों का आया ये? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगला है थर्ड वाला क्वेश्चन कि 2021 में सभी 5 कंपनियों को एक साथ मिला के लाभ और हानि का प्रतिशत लगभग कितना है? अब बताइए। हाँ हाँ बताइए। 215 का जो है वो आएगा 215, ये इनकम वाला 215। इन सबको जोड़ के सबका जो है आय हम लोग एक बार निकाल लेंगे, और इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये आएगा 205। ठीक है, दोनों को हम माइनस कर देंगे तो टोटल कंपनी का अगर देखें तो 10 मिलियन का जो है हमको लाभ होगा। 10 मिलियन का लाभ होगा। टोटल जो व्यय है कंपनी का वो 205 है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा जो आंसर आएगा 4.85 के समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, जो एकदम करीब है लगभग एक ऑप्शन नंबर 1 जो है 5% का लाभ। ठीक है, समझ में आया सबको? ठीक है, इसका जो 1 ऑप्शन हो जाएगा।
दूसरे में देखें, चौथा क्वेश्चन जो है कि यदि वर्ष 2021 में डी कंपनी की आय 2020 के आय से 10% अधिक थी, तो कंपनी ने वर्ष 2020 में 20% लाभ अर्जित किया, तो वर्ष 2022 में इसका व्यय कितना था, ये हमको बताना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए कितने लोगों का आया है? सोनाली आपका? ओके, और मधुस्मिता, प्रभा और सोनी, अश्विन, अश्वनी, आप लोगों का? ओके, ध्यान से थोड़ा देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से पहले हमको थोड़ा सा एक चीज़ समझना होगा कि इसमें जो है पूछा जा रहा है कि 2021 में कंपनी डी की आय जो है 2020 से आय से 10% अधिक थी। तो 2021 में देखेंगे कि डी कंपनी की आय कितनी है। 2021 में डी कंपनी की आय जो है 40 है, 40 मिलियन है। 40 मिलियन आय जो है हमारी 2021 में है डी कंपनी की। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि पिछले वर्ष जो है 10% अधिक है, तो 10% अधिक है तो मान लें पिछले वर्ष जो है हमारी आय जो थी वो हमारी एक्स थी। ठीक है, इसका जो है 10% अधिक है, तो यानी कि उसका 110% जो है हमारा इक्वल हो जाएगा 40 मिलियन के। समझ में? एक बार और फिर से बताते हैं। इसमें पहले लाइन में जो दिया गया है कि यदि वर्ष 2021 में डी कंपनी की आय 2020 की आय से 10% अधिक है, तो 2020 में हम लोग मान लेंगे कि एक्स है, 2020 में कंपनी की आय जो है एक्स है, और ये 10% अधिक होकर 2021 में 40 हो जा रही है, 40 मिलियन हो जा रही है। तो सिंपल है कि x का हम लोग 110% निकाल लेंगे। दो तरीका है इसको निकालने का, कैसे बढ़ाना था मैंने बताया था कि हम लोग x का 10% निकाल के x में ऐड कर सकते हैं, या डायरेक्ट जो है हम लोग x का 110% निकालेंगे तो बात वही होगा, यानी कि 11x बटे 10 ये जो हमारा इक्वल होगा वो 40 के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ से जो हम x की जब वैल्यू निकालेंगे तो 40 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 11, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा ये आएगा 36.36 जो है ये हमारा आंसर। ये इसका 2020 में जो है कंपनी की आय आएगी। अब बोल रहा है कि कंपनी ने वर्ष 2020 में 20% का लाभ अर्जित किया, 20% का लाभ अर्जित किया, तो वर्ष 2020 में इसका व्यय कितना था। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारा ये जो वैल्यू आया उसको थोड़ा सा याद रखेंगे कि कंपनी का जो हमारा आय आया है 2020 में, इनकम जो है वो 36.36 है। ठीक है, अब बोल रहा है कि कंपनी ने जो है 2020 में 20% का लाभ जो है वो किया, तो मान लीजिए कि कंपनी का जो हमारा व्यय है वो x है, और x पे जो है वो 20% का लाभ पाती है, यानी कि 120% हम लोग जब इसका x का निकाल लेंगे तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 36 इसके बराबर। x को हम लोग देख लेंगे कि 36.36 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 12 ये हो जाएगा 30.30। x की वैल्यू हमारी आ गई 30.30। समझ में आया? ऑप्शन नंबर सेकेंड। समझ में आया कि एक बार और बताएं? बताइए जल्दी से, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, एक बार इंग्लिश में जब हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इन द इनकम ऑफ कंपनी डी इन 2021 वाज 10% मोर देन इट्स इनकम इन 2020। तो सिंपल था, हम लोगों ने माना कि इसका इनकम जो है हमारा 2020 में x रहा होगा। ठीक है, और इनकम जो है 10% बढ़ के 40 हो जा रहा है, यहाँ 40 हो जा रहा है इनकम, तो x का 10% हम लोग बढ़ा के जब x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 36.36 मिलियन। ठीक है, अब बोल रहा है कि कंपनी का जो इनकम है, कंपनी का इनकम वो हमारे 20% के बराबर है, व्यय का जो है 20% है। यहाँ दिया हुआ है कि वर्ष 2022 में 20% का लाभ जो है अर्जित करती है, तो इसको हम लोग इस फार्मूले से भी लगा सकते हैं कि इनकम जो है हमारी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर,
इनकम हमारी इतनी है, इनकम हमारी इतनी है, इसमें से हम लोग एक्सपेंडिचर जब माइनस कर देंगे, अपान कर देंगे एक्सपेंडिचर, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, इक्वल टू कर देंगे 20, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वही वैल्यू जो है हमारी ये वाली आ जाएगी 30.30। अभी क्लियर हुआ? बताइए। हाँ हाँ बताइए कैसे की थी आपने? हम्म हम्म। नहीं नहीं, वो इनकम जो है 2020 का नहीं है, वो इनकम के बारे में बताया गया 2021 के बारे में। हम्म। नहीं तो ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है ये 2020 का है, और ये इनकम जो दिया हुआ है वो हमारा 2021 का है। 10% मोर देन हो रहा है 2020 के हिसाब से। तो यहाँ 2021 का इनकम दिया हुआ है 40। अब ये बोल रहा है कि ये इनकम जो है 2020 में जो इनकम हुआ था उसका 10% अधिक है, ठीक है। तो हम लोग मान लेंगे कि 2020 में जो है एक्स इनकम हुआ था, एक्स रुपए का, एक्स मिलियन का, इसका 10% अधिक इनकम जो है हमको होता है 2021 में। तो इसका 10% निकाल लेंगे, ये हो जाएगा एक्स अपान 10, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये प्लस हो रहा है, 10% अधिक हो रहा है, तो एक्स में हम लोग एक्स प्लस ये एक्स अपान 10 जब ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 11 एक्स अपान 10। ये इनकम इक्वल होगा 40 मिलियन के। 40 मिलियन जो यहाँ दिया हुआ है, डी का आय 2021 में जो है वो 40 मिलियन है। इससे एक्स की वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे तो ये आएगा 36.36। समझ में आया? अब ये इनकम जो है ये हमको मिला 2020 का इनकम, ये वाला इनकम जो है 2020 का इनकम है, न कि ये वाला जो दिया हुआ था, ये इनकम 2020 का नहीं है। अब इनकम दिया हुआ है, हाँ, और ये जो है हमारा एक्सपेंडिचर दिया हुआ है कि 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। तो इनकम एक फार्मूला बताया गया था कि प्रॉफिट एंड लॉस जब हम बताए थे, तो मान लीजिए कि हम कोई वस्तु को सेल करते हैं और वहाँ जो हमको 20% का लाभ होता है, और हमारा जो विक्रय मूल्य है वो है एक्स रुपए, ठीक है। इसको सिंपल में बता रहे हैं कि एक्स रुपए बेचने पे किसी वस्तु को y% का लाभ होता है, y% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य जब निकालना था हमको, कास्ट प्राइस जब निकालना होता था, तो इसके लिए एक फार्मूला था कि x मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस y अपान 100 इज इक्वल टू कास्ट प्राइस, ठीक है। एक मिनट, वो फार्मूला मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, मैं देख के बता दूंगा कल उसको। ऐसे ही है, एक्स का हम लोग निकाल लेंगे, 20% दिया हुआ है कि लाभ हो रहा है, तो 1 प्लस 20 कर लेंगे और अपान 100 कर लेंगे, इज इक्वल टू दिया है कि 20% हमारा जो है कंपनी का जो आय है वो इतना है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इतना है। फार्मूला वो मेरा सही था, उसको थोड़ा सा बस देख लेंगे। कास्ट प्राइस इज कास्ट प्राइस को हम लोग सीपी लिख देते हैं, सीपी मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आर अपान 100। आर का मतलब है कि हमको जो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा उसका परसेंटेज है, ठीक है, इज इक्वल टू एस पी। यही फार्मूला जो हमको यहाँ अप्लाई करना है। सीपी हमारा नहीं पता है, यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है,
और एसपी दिया हुआ है हमको, आय हमारा दिया हुआ है 36.36 है। यही फार्मूला जब हम लोग लगाएंगे तो सीपी हमारा, सीपी का मतलब जो व्यय होगा वो हमारा आ जाएगा 30.30। ठीक है, अगला वाला भी क्वेश्चन ठीक इसी फार्मूले पर लगेगा, इसको थोड़ा सा बताइए। ये क्लियर हो गया सबको? क्लियर हुआ कि नहीं अभी? हाँ, नहीं नहीं, ये पूरा प्रॉपर आएगा। अब देख लेंगे इसको। यहाँ दिया हुआ कंपनी ई के लिए 2021 में व्यय जो है 2020 की तुलना में 20% बढ़ जाता है। तो व्यय देख लेंगे, व्यय जो है कंपनी का कितना है, 45 है, और ये बोला है कि 20% बढ़ जाता है। तो देख लेंगे कितना बढ़ के होता है। मान लें कि एक्स व्यय था वो 20% बढ़ के 45 हो जा रहा है, तो एक्स की वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे 45 मल्टीप्लाई बाई 100 अपान 120, ये हो जाएगा 0। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 15 और 150 अपान 4, 75/2, यानी कि 37.25, 37.25 इसका व्यय था 2020 में। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। और कंपनी ने वर्ष 2020 में 10% लाभ अर्जित किया था। ठीक है, 10% लाभ अर्जित किया था, तो कंपनी का 2020 में आय कितनी होगी? ये तो उससे भी सिंपल है। यहाँ पे हमको व्यय दिया हुआ और लाभ परसेंटेज दिया हुआ है, तो बहुत सिंपल है। क्या करेंगे कि बस इसका जो है 110% निकाल देंगे। 37.25 जो आया है, 37.25 मल्टीप्लाई बाई 110 अपान 100। ठीक है, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 55, 11 दूना के 22, 22 22 और 5 27, 11 77, 77 और 2, 1 मिनट, मल्टीप्लाई करिए तो थोड़ा सा, 37.25 21 का व्यय 2020 की व्यय से 20% बढ़ा दिया जाता है। 2021 का व्यय कितना है इसका, 45, ये 37.25 नहीं होगा, 37.5 होगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कैलकुलेशन। ठीक है, अभी जो है सही आ जाएगा। एक बार फिर से बता देते हैं जल्दी से, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। पहले वाले सेंटेंस में दिया हुआ कि 2021 में जो है कंपनी का व्यय 2020 की व्यय से 20% बढ़ा दिया था। तो सबसे पहले देखेंगे कि 2020 में इसका व्यय कितना था। 2021 में व्यय जो है 45 मिलियन है, और बोला जा रहा है कि 2020 से जो है इसको 20% बढ़ाया जाए। तो मान लें कि 2020 में जो है इसका व्यय एक्स था और इसका जो है 120% बढ़ाने के बाद ये 45 मिलियन हो जा रहा है। तो इसको जब हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 45 मल्टीप्लाई बाई इसको इधर कर देंगे 100 अपान 120, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 450/12। इसको जब हम लोग कट करेंगे तो ये आएगा 37.5, 37.5 मिलियन जो है व्यय उसका 2020 में आएगा। ठीक है, 2020 में 37.5 मिलियन आएगा।
37.5 मिलियन। अब इसका जो है 110% बोला जा रहा है कि ये जो है यहाँ लाभ होता है। तो लाभ निकालने के लिए इसका 10% लाभ होता है, तो इसका 110% हम लोग निकाल देंगे। अब मल्टीप्लाई कर देंगे एसपी जो है हमारा, यानी कि हमारा जो इनकम है वो आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 41.25। किसी का आया? कितने लोगों का आया? किसी का आया? अभी अभी फिलहाल समझ में आया है? हम्म। बाकी सोनाली आपका? मधुस्मिता, स्वदेश, सोनी, प्रभा, बाकी लोगों को अश्वनी समझ में आया? ओके, ठीक है, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो काफ़ी सिंपल था। ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि उल्टा दिया हुआ है कि जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है वो हमारा क्लास के दौरान होता है, और समेटिव इवैल्यूएशन जो होता है, सकारात्मक मूल्यांकन जिसको बोलते हैं, वो हमारा क्लास के अंत में होता है। तो ये दोनों जो है स्टेटमेंट गलत होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो इसका सही होगा। क्लियर है सबको? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है। ये काफ़ी अच्छे से डिटेल से बताया गया है। आगे पूछा जा रहा है कि स्वयं, सातवां क्वेश्चन जो है उसमें बोला जा रहा है कि स्वयं इज द प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and designed to achieve its 6 cardinal principles of education policy. Swayam has been developed cooperatively by Ministry of Human Resource Development, now Ministry of Education, and All India Council for Teaching Education with the help of Infosys. Infosys के हेल्प से ये नहीं चलता। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है गलत होगा। और ये वाला स्टेटमेंट भी इसका गलत है। प्रिंसिपल्स वगैरह के बारे में बात नहीं की गई है। स्वयं वाले वेबसाइट जो हम लोग देखेंगे तो उस पर बात नहीं की गई है। तो इसका भी जो है दोनों ऑप्शन गलत है। एक बार देख लेते हैं कि स्वयं के जो है 9 कोऑर्डिनेटर हैं जिनके बारे में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो एक बार जल्दी से नोट कर लेंगे हम लोग, अगर आप लोग पेन और पेपर लेके बैठे हैं तो। हालांकि इसका PDF तो मैं भेजूंगा ही। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसको हम लोग AICTE बोलते हैं, वो है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC, ये जो है नॉन टेक्निकल हायर एजुकेशन वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था इस बार के फर्स्ट शिफ्ट में, वो यही है। तीसरा है कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशन कम्युनिकेशन, एजुकेशनल कम्युनिकेशन, CEC इसको बोलते हैं। ये भी जो इसका एक कोऑर्डिनेटर है। चौथा है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड ट्रेनिंग, NPTEL इसको बोलते हैं, TEL बोलते हैं। ये भी जो इसका कोऑर्डिनेटर है। पांचवा जो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, NITTR जो है ये भी स्वयं का एक कोऑर्डिनेटर है। छठवां इग्नू भी एक स्वयं का कोऑर्डिनेटर है। सातवें में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, ये जो है ये भी स्वयं का एक कोऑर्डिनेटर है। आठवें में नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT जो है ये भी हमारा स्वयं का एक कोऑर्डिनेटर है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग NIOS, ये भी जो है हमारा स्वयं का एक कोऑर्डिनेटर। एक छोटी सी चीज़ आपको और दिखानी थी, थोड़ा सा स्वयं की वेबसाइट पर ले जाके मैं दिखाता हूँ। मैंने अब इसको देखा था, दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिया हुआ है जिससे क्वेश्चन इस बार पूछा गया था। हमको लग रहा है कि दिख रहा है सबको ना? देखिए
स्कूल एजुकेशन के लिए दो इसमें से काम करते हैं, 1 से लेकर 12 तक की जो पढ़ाई होती है, नियोस और एनसीईआरटी। ठीक है, ये दो जो कोऑर्डिनेटर हैं ये स्कूल एजुकेशन के लिए वर्क करते हैं। आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी कि ओपन एजुकेशन के लिए इग्नू और एनआईटीटीआर ये जो है दोनों वर्क करते हैं। आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन इग्नू और एनआईटीटीआर ये दोनों जो है आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन के लिए वर्क करते हैं। तीसरे में अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए एनपीटीईएल, एआईसीटीई, सीईसी और आईआईएमबी ये अंडर ग्रेजुएट के लिए वर्क करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इसमें एनपीटीईएल, एआईसीटीई, आईआईएमबी और यूजीसी। देख रहे हैं कि अंडर ग्रेजुएशन के लिए जो है यूजीसी का कोऑर्डिनेशन हम लोगों को नहीं इसमें दिखाई दे रहा है, ये स्वयं की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसीलिए जो इसमें पूछा गया था कि पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन के लिए, नॉन टेक्निकल एजुकेशन के लिए, नॉन टेक्निकल कोर्सेज के लिए कौन जो है कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाता है, तो वो यूजीसी होता है। ठीक है, आपको अगर कभी टाइम मिले, कभी क्या अभी टाइम मिलेगा क्लास के बाद, तो एक बार ये इसका लिंक जो है मैं एक बार शेयर कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ताकि ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। लिंक जो है मैं ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूँ, क्लास खत्म होने के बाद एक बार इसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे जब हम लोग बढ़ेंगे तो इसमें जो है कुछ लर्निंग के बारे में बात किया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट अनुक्रिया के सुदृढ़ीकरण के बिना घटित होना बताया जाता है। इसमें संसाधित की जाने वाली सूचना के तरीके में परिवर्तन शामिल प्रतीत होता है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आसानी से आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेड टू अकर विदाउट enforcement of particular response and seem to involve changes in the way information is processed। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन होगा। पैसिव लर्निंग एक बार हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से। जो इसमें लेटेंट लर्निंग होती है उसकी डिफिनीशन अगर देखेंगे, लेटेंट लर्निंग जिसको अव्यक्त अधिगम बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि चोरी से चुपके सीख लेना, कि सामने वाले को ये नहीं पता चलता है कि हम लोग कुछ सीख रहे हैं और धीरे धीरे जो है सारी जानकारी आ जाती है। जैसे कि जब हम लोग अपने हाँ, वो जो है लेटेंट लर्निंग का एक उदाहरण हो सकता है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं कि जब छोटा बच्चा होता है कोई, तो वो बहुत सारी चीजें ऐसे सीख लेता है, जैसे कि छोटे बच्चे को अगर कोई पिन वगैरह चुभाया जाए, पीपीटी दिखाई दे रहा है ना, एक मिनट, अभी क्लियर है क्या? ओके, तो लेटेंट लर्निंग का जो मैं बता रहा था कि अव्यक्त अधिगम इसको बोलते हैं, कि सामने वाले को पता नहीं चलता है कि ये जो है कुछ सीख रहा है और चोरी चोरी वो सारी चीज़ें जो सीख जाता है। ठीक है, जैसे कि एक मैं अपना एग्जांपल दूं, एक काम होता है एडिटिंग का, यूट्यूब जो जिसको चलाना होता है उसको थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह की जानकारी जो है वो लेनी होती है। तो मैं जो है, एक मेरा दोस्त है उसको एडिटिंग आता था, उसके पास जाता था और वो जब एडिटिंग करता था तो मैं उसको देखता था कि कैसे जो है एडिटिंग कर रहा है, लेकिन मैं उसको ये जाहिर नहीं होता था कि मैं इसको सीख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन कुछ दिन बाद जब मैं एक पूरा फुल वीडियो लगभग 2 से 3 घंटे का एक इंटरव्यू था उसको एडिट करके अपलोड किया चैनल पे, तो वो सब जो है शॉक रह गए कि तुम जो है इतना अच्छा एडिटिंग जो है कहाँ से सीखे हो। तो एक प्रकार का लेटेंट लर्निंग है, अव्यक्त लर्निंग, कि मैं उसको ये जाहिर नहीं होने दिया कि मैं ये जो तुम कर रहे हो वो मैं सीख रहा हूँ, तो इसको हम लोग लेटेंट लर्निंग बोलते हैं। डिफिनीशन अगर देखें इसका, लेटेंट लर्निंग इज ए टाइप ऑफ लर्निंग दैट अकर्ड विदाउट एनी ऑब्वियस reinforcement and immediate
demonstration of knowledge. The learning is not immediately apparent until a situation arises where the knowledge can be applied. ये बहुत सिंपल है। जैसे कि हम कोई चीज़ सीख लेते हैं और उसको तब तक उसको कहीं अप्लाई नहीं करते जब तक सही सिचुएशन नहीं आता है। जैसे कि चना जब अपना चना जो होता है हमारे पास, हमारे घर में जो चना होता है, वो तब तक अंकुरित नहीं होगा जब तक उसके अंकुरण के लिए एक सही सिचुएशन जो है नहीं दिया जाएगा। तो इसी प्रकार का लेटेंट लर्निंग होता है कि जो ज्ञान होता है वो हमारे दिल और दिमाग में बैठा होता है, जब सही सिचुएशन आता है तब हम उसका यूज कर लेते हैं। तो इसको हम लोग लेटेंट लर्निंग, एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, स्टूडेंट माइट लर्न ए कॉन्सेप्ट आर स्किल ड्यूरिंग ए लेक्चर बट डू नॉट शो एनी एविडेंस ऑफ लर्निंग अंटिल दे फेस्ड विद रिलेटेड प्रॉब्लम एंड टास्क इन फ्यूचर। वही जो मैं बता रहा हूँ कि मैंने उसको बताया नहीं कि मैं जो ये तुम कर रहे हो वो सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, लेकिन जब मुझे काम पड़ा तो मैंने उसको अप्लाई किया और वहाँ से जो है अपना वर्क जो है वो निकाल लिया। पैसिव लर्निंग का क्या होता है, इसको निष्क्रिय अधिगम बोलते हैं। निष्क्रिय अधिगम, निष्क्रिय अधिगम जो होता है एक निगेटिव टर्म है। पैसिव लर्निंग ए लर्निंग मेथड वेयर लर्नर रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंस्ट्रक्टर विदाउट मच इंटरेक्शन एंड इंगेजमेंट। जैसे कि जो हमारे बचपन के क्लासरूम वाले जो प्रोग्राम होते थे उसमें लर्नर क्या होता है कि एक पैसिव लर्नर के रूप में होता है। वो क्या करता है कि वही सारी चीज़ें सीखता है जो उसको टीचर के द्वारा सिखाया जाता है। इसमें जो टीचर जो होता है वो एक्टिव फॉर्मेट में होता है और लर्नर जो होता है वो पैसिव फॉर्मेट में होता है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कि ट्रेडिशनल लेक्चर वेयर द टीचर स्पीक एंड स्टूडेंट टेक नोट्स एंड ए क्लासिक एग्जाम्पल फॉर पैसिव लर्निंग। वही इसके बाद एक्टिव लर्निंग, एक्टिव लर्निंग वही है कि जहाँ टीचर और स्टूडेंट दोनों जो है अच्छे से इन्वॉल्व हो, ग्रुप प्रोजेक्ट, पीयर टीचिंग, रोल प्लेइंग, क्लासरूम डिबेट्स, ये जो इसके एक्टिव लर्निंग के एग्जांपल है। इनसाइट लर्निंग क्या होता है, इनसाइट लर्निंग ए टाइप ऑफ लर्निंग दैट अकर व्हेन ए लर्नर सडनली अंडरस्टैंड ए प्रॉब्लम और कॉन्सेप्ट इन ए न्यू वे, ऑफन डिस्क्राइब एज एन आहा मोमेंट। इट इन्वॉल्व्स रीस्ट्रक्चरिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ रिच ए सिचुएशन। इसका सबसे बेहतर एग्जांपल अगर मैं दूं कि जैसे कि कोई मैथ का प्रॉब्लम है, आप लोग जो है उसको बना रहे हैं पूरा प्रॉपर तरीके से और उसको बनाने में आप ले रहे हैं 10 मिनट, बहुत लंबे मेथड से बना रहे हैं, और मैं जो है उसी मैथ के प्रॉब्लम को आपके सामने सॉल्व करूं और मैं उसको 2 मिनट में बना दूं कोई शॉर्ट ट्रिक लगा के, तो वहाँ जो आपके मुंह से निकलेगा आहा मोमेंट कि आहा सर मजा आ गया, वो होता है इनसाइट लर्निंग जो तुरंत सीखा जा सके। ए स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विथ मैथ प्रॉब्लम, वही जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ वही यहाँ पे लिखा हुआ है, might suddenly understand its solution after visualizing its difficulty in applying a different method। तो चारों क्लियर है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। बाकी लोग लेटेंट या पैसिव? ठीक है, बहुत अच्छा। यही बात जो है मुझको बताना था, इसलिए थोड़ा सा जो है चारों को मैं डिस्क्राइब कर दिया हूँ। आगे बढ़ेंगे। ये जो है हमको एक ब्राउन एंड ये जो पार्कर हैं इनके कोलैबोरेटिव लर्निंग का एक सिद्धांत है, इससे क्वेश्चन पूछा गया इसमें। तो एक बार जो इनके सिद्धांत को हम लोग देख लेते हैं। इनके की कंपोनेंट जो है वो दिया गया है कि जो कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, कोलैबोरेटिव लर्निंग का मतलब कोई बता सकता है कि क्या होता है? हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था इसको। जब हम लोग कोई लर्निंग करते हैं और ग्रुप वगैरह बना के जब लर्निंग करते हैं, एक ग्रुप फॉर्मेट करते हैं 10 लोगों का, 5 लोगों का, 6 लोगों का, तो ये यहाँ पे जो लर्निंग होती है उसको हम लोग कोलैबोरेटिव लर्निंग बोलते हैं। कोलैबोरेटिव या कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है। इसके 5 सिद्धांत की कंपोनेंट जो है ये पार्कर और ब्राउन ने जो दिया है उसके अकॉर्डिंग 5 से सिद्धांत जो होता है। पहला जो होता है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, मतलब कि सभी लोग जो है एक दूसरे के ऊपर जो है सकारात्मक रूप से निर्भर होते हैं। ग्रुप लर्निंग में क्या होता है कि सभी लोग जो है एक दूसरे के ऊपर सकारात्मक रूप से निर्भर होते हैं। दूसरा है कि इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी,
प्रत्येक एक व्यक्ति का जो है ग्रुप के प्रति जवाबदेही होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग समझ सकते हैं जब हम लोगों ने कभी ग्रुप में जो है पढ़ाई किया हो तो। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का जो ग्रुप के लिए जवाबदेही होता है। जब कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में लोग जाते हैं तो तमाम ग्रुपिंग वगैरह होती है, तो वहाँ जो है ग्रुप के बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं और ये सब नियम हम लोग को वही समय देख सकते हैं। तीसरा है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन। कोऑपरेटिव लर्निंग जब होता है तो उसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन जरूरी होता है। चौथा होता है कि इंटरपर्सनल एंड स्मॉल ग्रुप स्किल। इंटरपर्सनल का मतलब है कि एक दूसरे से कैसे बात करनी है, एक दूसरे से कैसे जो है आइडिया शेयर करना है। और ग्रुप का जो है स्मॉल ग्रुप का जो स्किल होता है वो क्या होता है, ये भी एक अच्छा कंपोनेंट इन्होंने बताया। पांचवा है ग्रुप प्रोसेसिंग। ग्रुप प्रोसेसिंग का मतलब है कि जो भी ग्रुप में आइडिया है, जो भी नॉलेज शेयर किया जा रहा है, उसको प्रोसेस करके एक अच्छा सा मतलब कि उससे एक अच्छा क्या बोला जाता है रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज़ को हम लोग ग्रुप प्रोसेसिंग बोलते हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है रिफ्लेक्टिंग ऑन ग्रुप डायनेमिक्स इफेक्टिवनेस ऑफ इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस। वही बात है। Encouraging feedback and self-assessment within the group. Example, after completing a task, a group discuss what work well about could be improved. ठीक है, तो ये 5 जो है कंपोनेंट बताए गए हैं पार्कर और ब्राउन के द्वारा एक कोऑपरेटिव लर्निंग या कोलैबोरेटिव लर्निंग का। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले ये ब्रेन स्ट्रॉमिंग और ये इन दोनों को हम लोग अगर निकाल दें, बी और सी को, तो थर्ड नंबर जो है बचता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो इसका सही है। और 10 नंबर का आंसर देंगे हम लोग। गुड टीचिंग इज फॉर्मल इन नेचर। फॉर्मल टीचिंग और इनफॉर्मल टीचिंग बताइए क्या होता है। दोनों सही है। तो पहला स्टेटमेंट जो इसका है सही है गलत है। बोला जा रहा है कि गुड टीचिंग इज फॉर्मल इन नेचर। क्या इनफॉर्मल टीचिंग से गुड टीचिंग हम लोगों को नहीं मिल सकती है। और दूसरा बोला है कि शिक्षण और प्रशिक्षण में मध्य कोई भेद नहीं होता है। टीचिंग एंड ट्रेनिंग में कोई भेद नहीं होता है। तो दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका मतलब सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही है। आपने स्वदेश 1 क्यों बोला था। ठीक है, एक बार देखिएगा इसको अच्छे से। हाइपोथेसिस के बारे में रिसर्च के क्वेश्चन जो है शुरू हो रहे हैं कि हाइपोथेसिस ए कॉन्सेप्चुअल हाइपोथेसिस इज ड्रॉन फ्रॉम द इम्प्लीकेशन ऑफ ए। बहुत सिंपल है। कॉन्सेप्चुअल हाइपोथेसिस के बारे में बात हो रहा है कि हम लोग एक कॉन्सेप्चुअल संकल्पनात्मक परिकल्पना कॉन्सेप्ट हम लोग किससे निकाल सकते हैं। पूर्वानुमान से कॉन्सेप्ट आ सकता है, कभी नहीं आएगा। अप्रामाणिक संबंध से आ सकता है, कभी नहीं आएगा। कालक्रम का कोई मतलब ही नहीं है। कॉन्सेप्ट हमेशा किसी न किसी थियरी से आता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सेकंड जो इसका सही होगा। कॉन्सेप्चुअल हाइपोथेसिस ड्रॉन करने के लिए हम लोगों को थियरी की आवश्यकता होती है। हाइपोथेसिस दो प्रकार की होती है, एक नल हाइपोथेसिस होती है, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है। कोई बता सकता है कि दोनों क्या होता है। और
नल हाइपोथेसिस शून्य परिकल्पना। ध्यान देंगे थोड़ा सा। नल हाइपोथेसिस, दो हाइपोथेसिस हम लोग अपनाते हैं अपने रिसर्च में। ठीक है, बहुत ही सिंपल भाषा में बता रहे हैं, कभी आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि नल हाइपोथेसिस शून्य परिकल्पना, इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि हम लोग कोई रिसर्च कर रहे हैं, उसमें हमारे पास कुछ न कुछ वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी एक छोटा सा रिसर्च किया था फूड और एक ये मैं क्या मधुस्मिता कुछ बोलना चाहती हैं क्या? मैं ये दो हाइपोथेसिस जो बता रहा हूँ, नल और अल्टरनेटिव, उसको पहले समझेंगे। इसी से जो है जितनी भी हाइपोथेसिस होती हैं वो इन दोनों से ही निकलती हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं कोई रिसर्च कर रहा हूँ और मेरे पास जो है वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स का मतलब होता है चर, जो हमारे रिसर्च के डायरेक्शन को इधर उधर घुमाते हैं। वेरिएबल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं, वो सब जो है हम लोग धीरे धीरे डिस्कस कर लेंगे। अभी जो है नल हाइपोथेसिस के बारे में बात करते हैं। नल हाइपोथेसिस जो बताती है, जो हम नल हाइपोथेसिस परिकल्पना बनाते हैं, संकल्पना या परिकल्पना, तो ये बताता है कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, जो चर हैं हमारे रिसर्च में, उनका जो है एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, शून्य संबंध है। मतलब कि जैसे कि एक एग्जांपल दूं कि मेरा जो रिसर्च का टॉपिक था वो था कि इम्पैक्ट ऑफ कोलोनियलिज्म, जो उपनिवेशवाद होता है, इम्पैक्ट ऑफ कोलोनियलिज्म ऑन द गैस्ट्रोनॉमी ऑफ नॉर्थ इंडिया। गैस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है खान पान और कोलोनियलिज्म का मतलब होता है उपनिवेशवाद। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मोटी मोटा देखें तो दो चर हमको दिखाई दे रहे हैं। एक चर हो गया हमारा उपनिवेशवाद और दूसरा हो गया खान पान। ठीक है, तो अगर मैं इससे रिलेटेड अगर मैं नल हाइपोथेसिस बनाता हूं तो वो हाइपोथेसिस ये होगी कि उपनिवेशवाद और खान पान के बीच में जो है कोई संबंध नहीं है, ये किसी तरीके से एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते। ये होता है नल हाइपोथेसिस कि हमारे पास जो भी वेरिएबल्स हैं उनके बीच में जीरो संबंध है। ठीक है, ये समझ में आया? नहीं, रिजेक्ट तो बाद में करेंगे हम लोग, पहले हाइपोथेसिस फॉर्मेट करते हैं। दो दो ही चीज हो सकती है कि या तो मेरे पास जो चर है उनके बीच में कुछ ना कुछ संबंध हो सकता है, या तो नहीं हो सकता। लेकिन जब हम लोग नल हाइपोथेसिस बनाते हैं तो उसे हम लोग शून्य परिकल्पना बोलते हैं। शून्य परिकल्पना का मतलब है कि जो भी चर है हमारे पास उसके बीच में कोई संबंध हमको हो सकता है कि न मिले। इसके बाद जब हम लोग डाटा एनालिसिस या जो भी रिसर्च का कंक्लूजन जब लिखेंगे तो वहां हमको जब जो पता चलता है कि उपनिवेशवाद और खान पान के बीच में अगर कोई संबंध मिलेगा तो हम लिख देंगे कि नल हाइपोथेसिस जो हमारी रिजेक्ट हो गई और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट हो रही है। यहाँ पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम लोग लागू कर सकते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होती है वो जस्ट नल हाइपोथेसिस के उल्टा होती है। एक अल्टरनेट हम लोग लेके चलते हैं कि में भी हो सकता है कि उपनिवेशवाद और खान पान के बीच में कोई संबंध हमको दिख जाए। ठीक है, तो ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है कि हमारे पास जो भी चर है उनके बीच में कुछ न कुछ संबंध हमको देखने को मिल सकता है। ये दोनों समझ में आया? ओके, अब बताइए क्या बोल रही थी सोनी, आप कौन सा हाइपोथेसिस और बता रही थी? वर्किंग हाइपोथेसिस का इन्हीं दोनों से डिराइव करते हैं उसको। दो प्रकार की मेनली हाइपोथेसिस को हम लोग अपनाते हैं। ठीक है, हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। रिसर्च वाला एक बार रिवाइज कर लीजिएगा पीपीटी। 12th में देखेंगे, यहाँ पे ये भी जो है बहुत सिंपल है। इंडक्टिव अप्रोच के बारे में पूछा जा रहा है। इंडक्टिव अप्रोच उपागम सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न होता है? बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा?
बोला जा रहा है कि इंडक्टिव अप्रोच में थियरी जो होता है वो हमारा किससे जनरेट होता है, तो थियरी इंडक्टिव हाइपोथेसिस में सबसे लास्ट में जनरेट होता है, डिडक्टिव में सबसे पहले होता है, इंडक्टिव में सबसे लास्ट में होता है। तो इसका मतलब कि जब हम लोग रिसर्च पूरा कर लेते हैं, फोर्थ कैसे होगा, यहाँ पूछा जा रहा है कि नी इंडक्टिव अप्रोच में जो है थियरी कैसे निकलती है। ऑब्जर्वेशन तो उसका एक प्रोसेस होता है इंडक्टिव अप्रोच का। जब हमारा पूरा रिसर्च डन हो जाता है, रिसर्च जब खत्म हो जाता है, तो उसके आधार पे हम लोग जब कंक्लूजन लिखते हैं तो वहाँ हमारा एक थियरी जनरेट होता है, न्यू थियरी जनरेट होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही होगा, निष्पादित अनुसंधान, रिसर्च डन। ऑब्जर्वेशन सिंपल ऑब्जर्वेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो है इसमें दो दुविधाएं हैं। पहला कि ऑब्जर्वेशन वाला जो अप्रोच अपनाया जाता है वो प्रॉपर सब डिटेक्टिव अप्रोच में अपनाया जाता है कि हमारे पास थियरी होता है, उसके आधार पे ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक पैटर्न जो है खोजते हैं, पैटर्न को इससे मैच करते हैं, लास्ट में जो है बता देते हैं कि ये जो हमारे पास थियरी है वो सही है या गलत है। फील्ड नोट्स का कोई मतलब नहीं है। एनादर थियरी इसलिए इसमें नहीं होगा क्योंकि हमारे पास कोई अन्य थियरी होती ही नहीं है इंडक्टिव अप्रोच में। इंडक्टिव अप्रोच में हमारे पास थियरी होती ही नहीं है, तो दूसरी थियरी आने की कोई चांस ही नहीं है। एनअदर थियरी हमारा जो है डिटेक्टिव अप्रोच में आती है। एनअदर थियरी जो होता है कि मान लीजिए कि हमने हमारे पास जो प्री गिवन थियरी है वो हमने ऑब्जर्वेशन किया और उसको जो है पैटर्न चेंज मिलाया और वो जो है हमको नहीं मिला, तो लास्ट में जब हम लोग इस वाले थियरी को रिजेक्ट करेंगे तो एक थियरी जो है अलग से हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो वहाँ जो होता है एनअदर थियरी हमारा काम आता है। ये डिटेक्टिव अप्रोच में होता है। ठीक है, कुछ समझ में आया? आगे देख लेंगे, थोड़ा सा स्टेप देख लेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन, दूसरा होता है पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, तीसरा होता है हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, चौथा होता है थियरी डेवलपमेंट और पांचवा होता है थियरी फर्दर ऑब्जर्वेशन एंड रिफाइनमेंट। मतलब कि एक बार जब थियरी हम लोग जनरेट कर लेते हैं, देखते हैं कि ये थियरी जो है फर्दर हमारे रिसर्च वर्क में जो है वर्क कर रही है कि नहीं। अगर कुछ हमको गड़बड़ी मिलती है तो उसमें हम लोग कुछ सुधार करते हैं। तो ये स्टेप्स होते हैं हमारे इंडक्टिव रिसर्च प्रोसेस में। ठीक है, सिंपल ऑब्जर्वेशन एक स्टेप है डिटेक्टिव अप्रोच में और इंडक्टिव अप्रोच में। पहला स्टेप वही होता है। डिटेक्टिव अप्रोच में पहला स्टेप नहीं है, उसमें पहला स्टेप होता है कि हमारे पास प्री गिवन थियरी होती है, इससे रिलेटेड हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। और इसमें क्या होता है इंडक्टिव अप्रोच में कि हमारा जो रिसर्च होता है वो ऑब्जर्वेशन से ही शुरू होता है। ठीक है, आगे है, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया पहले, ये गलत नहीं होना चाहिए। बताइए इसका आंसर सभी लोग। When a sampled individual is observed over a predetermined period of time in a structured observation is called। कौन सा आंसर दे रहे थे गार्गी आप? बहुत अच्छा। सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेम यही जो है, हमको लग रहा है कि रिपीटेड था यही क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन था। फोकस सैंपलिंग को थोड़ा सा मैंने पिछले वाले में बताया था कि जब हम लोग एक ही सैंपल को एक पीरियड ऑफ टाइम के बीच में जो है ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि केस स्टडी वगैरह जो होता है उसमें फोकस सैंपलिंग का यूज किया जाता है कि एक पर्टिकुलर केस स्टडी, एथनोग्राफी, इन सब स्टडी में जो है फोकस सैंपलिंग का यूज किया जाता है कि हमारे पास जो भी सैंपल होते हैं उनको एक प्री डिटरमाइंड टाइम के लिए जो है हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, जितने टाइम के लिए हम लोग ऑब्जर्व करें। उसके बाद उनको जो उनसे जो हमको चीज़ें पता चलती हैं वो तो देखते हैं। क्या बोल रही है? हाँ हाँ, क्वालिटेटिव रिसर्च में।
ये भी जो है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि इन द एथनोग्राफी रिसर्च द रिसर्चर इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन ए, वही ऑप्शन नंबर 4 जो इसका सही है। एथनोग्राफी रिसर्च में जो है रिसर्चर अपने आप को वहाँ के सोशल सेटिंग में इन्वॉल्व करता है एक लंबे समय पीरियड के लिए, टाइम पीरियड के लिए। ओके, ओके नेक्स्ट, ब्लाइंड प्रोसीड्यूर is an effective solution to issue experimental bias in research। पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए द्विबंधन प्रक्रिया जो है एक प्रभावी समाधान हो सकता है। ब्लाइंड, ठीक है, ये कहीं तक सही है। बायसनेस से बचने के लिए हम जो है अगर सारी चीज़ें ब्लाइंडली जो करें कि किसी को कुछ पता ना हो कि हम लोग क्या करने वाले हैं या हमारे लिए सैंपल क्या है, कहाँ से आया है, तो ये जो है एक प्रकार के बायसनेस को बचा सकती है। दूसरा कि अनुसंधानकर्ता के पूर्वाग्रह की समस्या भी सहभागियों और के गैर शाब्दिक संकेतन द्वारा सुलझाई जा सकती है। ये कहीं तक हमको सही नहीं लग रहा है। अभी क्लियर हुआ क्या आवाज? ओके, तो इसमें जो है पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है गलत है। गैर शाब्दिक संकेतन से जो है पूर्वाग्रह की समस्या का कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसका जो है हमारा थर्ड ऑप्शन जो है सही होगा। आगे चलते हैं 16 नंबर। ये बताया गया था इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज बीन डिस्क्राइब एज। जब मैंने कम्युनिकेशन में पढ़ा था मीडिया एज के बारे में, तो फर्स्ट एज में हम लोगों ने पढ़ा था टेलीग्राफ, जो इंटरेक्टिव नहीं था, वन वे कम्युनिकेशन था। सेकेंड एज में हम लोगों ने पढ़ा था टेलीफोन के बारे में, जो हमारा इंटरेक्टिव था, एक तरफ डायरेक्ट जो है एक दूसरे से बात हो जा रही थी। तो इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन जो है हमारा सेकेंड मीडिया एज का जो है, ठीक है। अब बताइए, यहाँ पूछा गया कि वन ऑफ द फीचर ऑफ ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन इज दैट। ब्रॉडकास्ट के बारे में बोला जा रहा है। ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन सबसे बढ़िया जो ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन होता है ये लाइव होता है। फोर्थ जो इसका सही होगा कि लाइव फॉर द ऑडियंस। अब ये थोड़ा सा एक पढ़ने वाली चीज है कि कम्युनिकेशन के जो मीडियम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक हॉट मीडियम होता है, एक जो है कूल मीडियम होता है। इस चीज को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो इसका आंसर देंगे हम लोग। देखिए, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मार्शल मैकलुहान, ठीक है। इनका एक वर्क है अंडरस्टैंडिंग मीडिया एंड एक्सटेंशन ऑफ मैन। 1964 में ये जो है बुक लिखते हैं, अपना एक सेमिनार वर्क जो है करते हैं। ये बताते हैं कि दो प्रकार के मीडियम होते हैं। एक होता है हॉट मीडिया। हॉट मीडिया का डिफिनीशन देते हैं कि हॉट मीडिया आर हाई डिफिनीशन फॉर्म कम्युनिकेशन दैट प्रोवाइड ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिक्वायर लेस एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम द ऑडियंस, ठीक है। दे एक्सटेंड वन सिग्नल सेंस इन हाई डिफिनीशन। हॉट मीडिया को समझने के लिए सबसे बेहतर एग्जांपल ये है कि जिसके लिए लोगों को कम दिमाग लगाना पड़े और उनको जो है जानकारी बहुत अधिक मिल जाए। जैसे कि जो टेलीविज़न होता है उसमें क्या है कि हमको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना होता है, हम अपनी आंखों से जो है बहुत सारी चीज़ों को देख लेते हैं और वहाँ से जो है हमको बहुत सारी जानकारी बहुत आसानी से मिल जाती है। लेकिन वहीं अगर हम लोग न्यूज़पेपर की बात करें तो न्यूज़पेपर को पढ़ के चीज़ों को समझना होता है, तो वो एक प्रकार का कूल मीडियम है। उसी तरीके से हॉट मीडियम को देखें
हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या है कि हाई डिफिनीशन होता है इसमें, प्रोवाइड ए लॉट ऑफ डाटा विथ ए हाई लेवल ऑफ डिटेल्स, लो पार्टिसिपेशन होता है इसमें, जो हमारे ऑडियंस होते हैं उनका पार्टिसिपेशन जो होता है वो बहुत कम होता है। सिग्नल सेंस इम्फेसिस, ऑफन इंगेज वन सेंस विजन एंड हियरिंग, ये दो चीज़ों का जो है अधिकतर जो है यूज होता है हमारे हॉट मीडिया में। एग्जाम्पल के लिए रेडियो, मूवीज, फोटोग्राफ्स, ये जो होते हैं हमारे, ये हॉट मीडिया के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इम्पैक्ट इसका क्या पड़ता है, ऑडियंस टेंड टू पैसिव, वही सारी चीज़ें जो लिखी गई हैं ऊपर। कूल मीडिया देख लेंगे, कूल मीडिया का डिफिनीशन, कूल मीडिया इज ए लो डिफिनीशन फॉर्म कम्युनिकेशन दैट प्रोवाइड लेट इंफॉर्मेशन एंड रिक्वायर्ड हाई लेवल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट एंड फ्रॉम द ऑडियंस। लो डिफिनीशन इसका क्या है, प्रोवाइड लेस डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, लिविंग मोर गैप्स फॉर ऑडियंस टू फिल। हाई डिफिनीशन, हाई पार्टिसिपेशन इसमें होता है, ऑडियंस का जो हाई पार्टिसिपेशन होता है। मल्टी सेंसरी एंगेजमेंट, ऑफन इंगेज मल्टी, बहुत सारी सेंस जो है हमारी वो इंगेज होती हैं। एग्जाम्पल के लिए इसमें टेलीविजन, कार्टून्स, कन्वर्सेशंस वगैरह जो होते हैं वो हमारे कूल मीडिया के अंदर जो है वो होते हैं। अब बताइए इसका आंसर दीजिए। जल्दी से बताइए इसका आंसर। ए को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। कूल मीडिया में जो हाई डिफिनीशन नहीं होता, लो डिफिनीशन होता है। ए को अगर हम लोग एलिमिनेट किए तो एक ऑप्शन एलिमिनेट। उच्च भागीदारी सही है, यह सूचना की अल्प मात्रा प्रदान करता है, ये भी जो है सही है। यह ज्वलंत हाट मीडिया द्वारा संपूरक होने की ओर प्रवृत्ति नहीं होता है, टेंड नॉट टू बी सप्लीमेंट बाय हाट मीडिया। ज्वलंत मीडिया द्वारा विस्थापित। अब बताइए, बी और सी तो दोनों सही है, बी और सी देख लेंगे किस में है। थर्ड वाला ऑप्शन दोनों सही है, ई वाला हमारा सही होगा कि ज्वलंत मीडिया के द्वारा इसको हम लोग विस्थापित कर सकते हैं। ज्वलंत मीडिया यानी कि हार्ट मीडिया के बारे में बोला जा रहा है। ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, इससे जो बहुत बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है। इसका एग्जाम्पल हम लोग याद रखेंगे। एग्जाम्पल इसका क्या क्या है कि जो रेडियो, मूवीज और फोटोग्राफ्स होते हैं ये हॉट मीडिया के अंदर होते हैं। कूल मीडिया के अंदर जो टेलीविजन, कार्टून्स एंड कन्वर्सेशंस वगैरह जो होते हैं वो हमारे कूल मीडिया के अंदर होते हैं। आगे बता देंगे, छात्रों के श्रवण कौशल को निम्नलिखित में से कौन से सीधे तौर पर प्रभावित करता है। अगर ध्यान से देखें तो स्टूडेंट प्रोटोकॉल और प्रशासनिक हित, इन दोनों का कोई लेना देना नहीं होता है। व्याख्यान की गति, व्याख्यान का समय निर्धारण, क्षेत्रीय उच्चारण, ये तीनों चीजें जो होती हैं हमारे श्रवण कौशल को प्रभावित करती हैं, CDE। आगे बढ़ेंगे 20 नंबर। 20 नंबर को अगर ध्यान से देखें तो द पावर इलिट्स बाय कंट्रोलिंग द कम्युनिकेशन मीडिया एक्सटेंडेड देयर हेजेमोनिक रूल फर्दर, इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ मिथ। बताइए सही है या गलत है। शक्ति अभिजात वर्ग संप्रेषण मीडिया पर नियंत्रित स्थापित करके अपने आधिपत्य को और आगे बढ़ाता है, यह एक मिथक कथन है। यह मिथक तो नहीं हो सकता है, तो ये मिथ है, ये झूठ है कि सही है। ये तो सही है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। दूसरा में है कि संप्रेषण मीडिया के माध्यम से वे सदैव सामान्य जनता पर विजय पाने की योजना बनाते हैं और उनके अधिपति बने रहते हैं, ये सही है। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट 1 जो है गलत होगा, स्टेटमेंट 2 जो है सही होगा। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है।
21, 21 बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कितने लोगों का बना है? आया सोनाली, आपका आया है? ओके, 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, आवाज़ अगर कटेगा तो बता दीजिएगा आप लोग तुरंत, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हमको आज देखने को मिल रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन जो हमारा साधारण ब्याज के क्वेश्चन, साधारण ब्याज का पहला हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है मूलधन मल्टीप्लाई बाई आर, आर का मतलब होता है रेट, उसके बाद टाइम अपान 100। ठीक है, इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। एक तरीका आप लोग जिससे लगाए होंगे वो आप लोग अपने पास रखिए थोड़ा सा। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ जो थोड़ा सा ट्रिकी है और सिंपल है। हम लोग देख रहे हैं कि 2 वर्षों का जो ब्याज मूलधन है ब्याज के साथ वो 10,000 है, और 3 वर्षों का जो मूलधन है ब्याज के साथ वो 11,000 है। तो इससे हम लोग 1 वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं क्या? कितना होगा? 1,000 होगा। ठीक है, अब मान लेंगे कि हमारा जो ब्याज है, हमारा जो मूलधन है वो x है, और हमारा जो दर है वो है r। ठीक है, अब ब्याज इज इक्वल टू होता है, साधारण ब्याज इक्वल टू होता है मूलधन मल्टीप्लाई बाई r, और समय हमारा 1 वर्ष का ब्याज हम लोगों ने 1,000 निकाला था, तो समय हमारा 1,000 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और बटाए 100। तो x मल्टीप्लाई बाई आर इज इक्वल टू हो जाएगा 1,000। इतना समझ में आया? x मल्टीप्लाई बाई आर इज इक्वल टू हो जाएगा 1,000। ये हमारा हो गया एक, मान लीजिए समीकरण या कुछ भी हो, इसको हम लोग थोड़ा सा रखेंगे। 1,000, सॉरी 1,000 मल्टीप्लाई बाई 100, ये 100 इधर जाएगा तो 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 1,00,000 होगा। ये वही चीज हम लोग थोड़ा सा, अब यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक को उठाएंगे। इन दोनों में से 2 वर्ष को उठा लीजिए या 3 वर्ष को, कोई एक उठा लीजिए। तो हम लोग निकाल लेंगे कि हमारा जो ब्याज होगा वो इसमें से अपना मूलधन निकाल देंगे तो हमारा ब्याज हो जाएगा 11,000 माइनस एक्स, ये हमारा ब्याज हो गया, इज इक्वल टू मूलधन हमारा x है और दर हमारा r है और समय हमारा 3 है, ये 3 साल का है, 3 वर्षों में 11,000 हो रहा है, अपान 100। अब क्या करेंगे कि x और r की वैल्यू हमारी 1,00,000 दी हुई है यहाँ पे, 11,000 मल्टीप्लाई माइनस बाई एक्स, 1,00,000 मल्टीप्लाई बाई 3 अपान 100। 2 जीरो से 2 जीरो इसका कैंसिल हो जाएगा, 11,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3,000। एक्स को इधर लाएंगे, 3,000 को इधर लाएंगे, 11,000 माइनस 3,000 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 8,000। ठीक है, एक्स इंटू आर इज इक्वल टू था हमारा 1,00,000। एक्स की वैल्यू हमारी 8,000 आ गई, आर की वैल्यू निकालने के लिए 8,000 को इधर भेज देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, 100/8 यानी कि 12.5% जो हमारा ये दर हो जाएगा, और हमारा जो मूलधन होगा 8,000 होगा। बताइए सही है? समझ में आया स्वदेश? ओके, अगर किसी को दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, वैसे आप लोग अगर ऐसे निकालते। इसको सॉल्व करने का दो तरीका था। एक तरीका जो जनरली सभी लोग फॉलो करते हैं कि मान लीजिए कि x मूलधन था, तो पहला समीकरण बनाते कि 10,000 में से x माइनस करते,
इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई आर अपान 2 इज अपन इतना, यहाँ से एक समीकरण बनता। दूसरे में हम लोग करते हैं 11,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई आर। सुनाई दे रहा है ना सबको सही से? ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये सिंपल था, ये सबका आ जाना चाहिए था। रमन जो है उसका भाई होगा। ध्यान से अगर देखेंगे तो रमन जो है वो बोलता है कि वो जो फुटबॉल खेल रहा है वो मेरे पिता की पत्नी यानी कि उसका मम्मी हो जाएंगी। ओके, उसके पिता की पत्नी जो उसकी मम्मी हो जाएंगी, उसकी बेटी उसकी बहन हो जाएगी। बहन के दो भाई यानी कि एक वो होगा और एक जो उसका भाई होगा में छोटा है। छोटा यानी कि उसका ये भाई होगा रमन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे ये भी जो है बहुत सिंपल है। जब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया होगा तो कुछ इस तरीके का एक डायग्राम जो है बनेगा। चारों जो है 10-10 के बराबर होंगे और ये जो एक प्रकार का चतुर्भुज होगा। और चतुर्भुज यानी कि वर्गाकार होगा। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ध्यान से अगर देखें जल्दी जल्दी। उत्तर दक्षिण, ऊपर जो है उत्तर होता है, नीचे जो है दक्षिण होता है, इधर जो है पूरब होता है, इधर जो है पश्चिम होता है। वही चीज यहाँ बोला गया है कि वो जो उत्तर दक्षिण पी से चलना प्रारंभ करती है। मान लेंगे कि ये जो है पी बिंदु है और उत्तर पश्चिम की दिशा में वो इधर बढ़ेगी 10 मीटर उत्तर पश्चिम की दिशा में। उसके बाद वो जो है बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ेगी और 10 मीटर जो है चलेगी। और यहाँ पे दे रहा है कि ये इसके बराबर हो जाती है। तो ये जो है यहाँ क्यू तक पहुँचती है, उसके बाद आर तक पहुँचती है, फिर बाएं मुड़ती है, 10 मीटर चलती है और ये जो है क्यू के बराबर हो जाती है एस। और यहाँ से 10 मीटर चलती है और यहाँ जो है यहाँ चली जाती है। तो एक जो है वर्गाकार बनेगा। ऑप्शन नंबर 3। ये भी जो है बहुत सिंपल था। एक वर्ड जो है पीछे का, एक वर्ड आगे का, फिर एक वर्ड पीछे का, फिर एक वर्ड आगे का। उसी तरीके से जब इसको हम लोग लिखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। बहुत सिंपल। ये थोड़ा सा टेक्निकल था, बताइए इसको कैसे सॉल्व करना था। किसी का सॉल्व हुआ है ये? हाँ हाँ, बहुत अच्छा स्वदेश। इसका जो है हमको हमेशा मल्टीप्लाई करना है 1 से, फिर 1.5 से, उसके बाद 2 से, 2.5 से, 3 से। जब 3 से इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। ये बताइए, इस तरीके का फैलेसी बहुत बताया गया है। पोस्ट होक, पोस्ट हॉक फैलेसी का मतलब ये होता है कि जब हम पीछे की गई किसी कार्य को अगले वाले कार्य से जब जोड़ के देखते हैं और गलत जो है रिलेशन बनाते हैं तो वो जो है पोस्ट होक फैलेसी उसको हम बोलते हैं। फॉल्स कॉजेशन भी एक प्रकार की फैलेसी होती है, तो वही जो इसमें होगी पोस्ट होक फैलेसी। अगर देखें ध्यान से पोस्ट हॉक फैलेसी को ध्यान से, पोस्ट हॉक फैलेसी में हम लोगों ने पढ़ा था। एग्जाम्पल देख लेंगे कि जॉन्स वियर ए लकी सॉक्स टू ए जॉब इंटरव्यू एंड देन गेट ए कॉल नेक्स्ट डे मॉर्निंग ऑफरिंग हिम द जॉब। पोस्ट ऑफ फैलेसी क्या रिस्पॉन्स जॉन का? जॉन गॉट ए जॉब बिकॉज ही वोर हिज लकी सॉक्स टू द इंटरव्यू। उसने, उसको ये लगता है कि मैंने अपनी लकी सॉक्स को पहना तब मुझे जो है इंटरव्यू जॉब का जो है ऑफर आया है। इसी तरीके से बहुत सारी पोस्ट ऑफ फैलेसी होती है। जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं, रास्ते में बिल्ली रास्ता काट देती है और आगे चल के हमारा जो है टायर पंचर हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम लोग इसको जो है इस चीज़ से रिलेट करते हैं कि बिल्ली रास्ता काटी थी इसलिए हमारे साथ जो ये दुर्घटना हुई है। ये पोस्ट ऑफ फैलेसी का उदाहरण है। समतुल्य बताना है,
कौन कौन से इसमें जो है समतुल्य है, तो वेन डायग्राम बना लेंगे। सभी विमान जो प्रदूषक वाहन होते हैं, ये विमान हो गए, और आगे जो है प्रदूषक वाहन हो गए। एक का बना, कोई भी प्रदूषक वाहन विमान नहीं होता, इसका दोनों अलग अलग बनेगा। बी कभी नहीं होगा, बी को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। बी और ए, एक मिनट, एलिमिनेट नहीं करना है अभी। इसका ये बनता है। सी का अगर देखें, सभी गैर प्रदूषक वाहन गैर विमान होते हैं, तो इसका जो हम लोग बनाएंगे गैर प्रदूषक वाहन गैर विमान होते हैं, तो इसका भी वेन डायग्राम ऐसा ही बनेगा। विमान अंदर होगा और प्रदूषक वाहन जो है बाहर होगा। कोई भी विमान गैर प्रदूषक वाहन नहीं होता है। इसका भी जब हम लोग बनाएंगे ये वेन डायग्राम, तो इसका भी जस्ट लाइक ऐसे होगा, प्रदूषक वाहन बाहर होंगे और विमान जो है वो अंदर होंगे। थोड़ा सा ध्यान से इसका वो बनाइएगा। एक चीज इसमें जो आपको बताना था कि जब हमारा ये इस टाइप का सेंटेंस होता है कि सभी गैर प्रदूषक वाहन गैर विमान होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रदूषक वाहन जो है ये हमारा अंदर होगा। इसका बहुत लोग जब बनाएंगे तो प्रदूषक वाहन को अंदर कर देंगे, विमान को बाहर कर देंगे। ये एक प्रकार का, जब हम लोगों ने कॉन्ट्रा पॉजिटिव पढ़ा था, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट है ये, और ये हमेशा उल्टा लिखा जाता है। समझ में आ रहा है? तो इसका तीनों का अगर देखें तो इसका फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा। ये तीनों जो है आपस में समतुल्य होंगे, ए सी डी। थोड़ा सा इसको बनाइएगा आप लोग। यह पूछा गया कि ये बताइए, सिंपल है, सभी विमान, ओके, इसमें सब अल्टरनेट के बारे में पूछा जा रहा है क्या? ऑप्शन नंबर सेकंड जो सही होगा। यहाँ बोला जा रहा है कि सभी विमान प्रदूषक वाहन है, तो ये अगर सत्य है तो निम्नलिखित में से कौन सी जो है वाक्य हमेशा जो सत्य होने का अनुमान लगाया जा सकता है। जब ये सत्य है तो ये कभी ये कभी सत्य हो नहीं सकता है, क्योंकि जस्ट उसके उल्टा बात किया जा रहा है। कुछ विमान जो प्रदूषक वाहन नहीं होते हैं, ये भी जो है गलत बात किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ सभी दिया हुआ है। कोई प्रदूषक वाहन विमान नहीं होता, ये भी जो है गलत है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो सही होगा। इसमें सब अल्टरनेट सेंटेंस या प्रोपोजिशन के बारे में बात किया जा रहा है। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो एक बार मैं बता देता हूँ, ए ई आई और ओ, ये सब अल्टरनेट होते हैं, ये कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, ये कॉन्ट्रारेरी होते हैं, ये सब कॉन्ट्रारेरी होते हैं। अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। इसके जस्ट उल्टा इसमें बोला जा रहा है, बताइए कि वो दोनों असत्य नहीं हो सकती हैं, लेकिन दोनों सत्य हो सकती हैं। ए और बी, जब कॉन्ट्रारेरी, हम लोग सब कॉन्ट्रारेरी पढ़ रहे थे, वन होगा। ओके, ये सब कॉन्ट्रारी के बारे में पूछा जा रहा है कि दोनों एक साथ जो है सत्य हो सकते हैं, लेकिन गलत नहीं हो सकते हैं। तो ये दोनों एक साथ सत्य हो सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए कि ये दोनों एक साथ सत्य हो सकते हैं, दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते, दोनों एक साथ गलत भले हो सकते हैं। ठीक है, तो ए और बी होगा। इसमें सब कॉन्ट्रारी सेंटेंस के बारे में, प्रोपोजिशन के बारे में बात किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सेकेंड, ये भी बहुत सिंपल है। आश्रय सिद्ध का एक एग्जाम्पल बताना है कि कौन सा जो इसमें आश्रय सिद्ध का एग्जाम्पल है। तो स्टेटमेंट वन जो है वो हमारा आश्रय सिद्ध का एग्जाम्पल है। सेम यही एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ रखा है जब हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, एक बार देख लेंगे हम लोग, एक बार फिर से सारे एग्जाम्पल को रिवाइज कर लेंगे कि कौन सा जो है आश्रय सिद्ध है, कौन सा जो है बाधित है। अब शुरू होता है आईसीटी। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है आईसीटी में एक्सपेंशन सही नहीं है। तो आईएसपी, हाँ, आईएसपी का सही है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये बिल्कुल सही है। यूआरएल का मतलब वो वही होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। थर्ड में ब्लॉग, वेब लॉजिक, ये कभी नहीं होता। ब्लॉग का मतलब होता है वेब लॉग।
लास्ट वाले को हम लोग ब्लॉग बोलते हैं, पूरा मतलब इसका वेब ब्लॉग होता है, वेब ब्लॉग। ठीक है, तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है ये सही एक्सटेंशन नहीं है। वीपीएन का मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। ये भी सिंपल है। एक फोटोग्राफ का जो है 10 MB है, 10 MB एक फोटोग्राफ जो जगह लेता है, तो 4 GB में कितने फोटोग्राफ आएंगे? लगभग 400 के आसपास जो है फोटोग्राफ हमारे आएंगे, क्योंकि 4 GB में देखा जाए तो 4000 के आसपास, 4000 और 4096, 4096 MB होगा। वैसे तो टोटल 409 फोटोग्राफ हमारे सेव होने चाहिए, लेकिन 400 के आसपास है, तो 400 हमारा बिल्कुल सही होगा। अब ये बताइए, आप रैम से पढ़ सकते हैं और रैम पे लिख सकते हैं, जबकि आप रोम पे पढ़ सकते हैं किंतु आप रोम पे लिख नहीं सकते हैं। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। दूसरा है कि CDR का आशय होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिलाइटेबल। ये भी सही है, इसका मतलब कि लिखा जा सकता है और बार बार मिटा के भी लिखा जा सकता है, जबकि CDR का आशय कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल होता है। ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होना चाहिए, दोनों जो है हमारा सही है। ठीक है, 34 का देखेंगे। वर्ड प्रोसेसर में एक चीज होता है रिबन। रिबन एक क्या बोल रही हैं? ये रिकॉर्डेबल, रिकॉर्डेबल का मतलब होता है केवल एक बार इसमें चीजें रिकॉर्ड की जा सकती हैं। जैसे कि जो डीवीडी और जो सीडी हमारे घर पे आती थी मूवीज वाली, वो यही होती थी डिस्क रिकॉर्डेबल। उसमें एक बार सारी चीजें जो है इंसर्ट करके दे दिया जाता था, इसके बाद जो है हम लोग उसको रीराइट नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ पे है। और एक डिस्क होता है जो रीराइटेबल होता है, CDR जिसको बोलते हैं, CDRW। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास देखेंगे कि पहले के जो कंप्यूटर या लैपटॉप जो यूज करते थे, उनके पास बहुत सारी खाली कॉम्पैक्ट डिस्क जो है वो होती थी। वो क्या करते थे कि अपने स्टोरेज को बढ़ाने के लिए इसमें बहुत सारे डाटा को इंसर्ट करते थे, और जब वो उनका काम हो जाता तो फिर से उसको इरेज करके फिर से उसको दोबारा यूज कर लेते थे। तो वो ये होता है। ठीक है, दोनों इसमें स्टेटमेंट सही है। रिबन रिबन फंक्शन के बारे में बात करें, तो अगर हम लोग किसी भी वर्ड फॉर्मेट में MS वर्ड में कोई चीज लिख रहे हैं या कोई चीज कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम लोग रिबन फंक्शन का यूज करते हैं, रिबन फंक्शन का यूज करते हैं, तो उसमें हमको लाइन पैराग्राफ और कैरेक्टर तो ऑलरेडी उसमें दिखाता रहता है। वर्ड, कैरेक्टर और लाइन पैराग्राफ, ये तीनों वर्ड, कैरेक्टर, लाइन और पैराग्राफ, ये चारों हमको दिखाई देने लगा कि हमने कितने पैराग्राफ लिखे हैं, कितने लाइन लिखे हैं, कितने जो है वो लिखा है। एक बार मैं आपको इसको करके दिखा देता हूँ, ताकि ये हम लोगों के माइंड में हमेशा के लिए स्टोर हो जाए। ये मैं खोल रहा हूँ MS वर्ड, और मान लीजिए कि मैं जो है एक ये फाइनल टाइपिंग वाला खोल लेता हूँ। ऊपर जाके मैं फंक्शन सर्च कर लेता हूँ।
को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जो है रिबन यूज करना है, लेकिन अभी मैं इसको यूज नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, अगले क्लास में मैं इसको दिखा दूंगा। लेकिन इतना याद रखेंगे कि अगर हम लोग कहीं रिबन फंक्शन यूज करते हैं MS वर्ड में, तो वहाँ पे हमारे जितने हम लोगों ने वर्ड लिखे हैं वो तो दिखाई देगा ही, साथ में जितने लाइन लिखे हैं वो भी दिखाई देगा, जितने कैरेक्टर हम लोगों ने यूज किया है वो भी दिखाई देगा, और जितने पैराग्राफ लिखा है वो सारी चीज़ें हमको दिखाई देंगी रिबन फंक्शन यूज करने के बाद। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि वेब ब्राउजर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। वेब ब्राउजर का एक होम पेज होता है, बिल्कुल सही है। ये क्या करता है कि हैव एबिलिटी टू स्टोर यूजर फेवरेट वेबसाइट एंड पेज, ये भी बिल्कुल सही है। प्रायोगिकता द्वारा देखी गई वेबसाइटों की हिस्ट्री अपने पास रखते हैं, ये भी सही है। खोली गई वेबसाइटों के आगे पीछे जाने की सामर्थ्य प्रदान करती है, ये भी सही है। प्रायिकता को इंटरनेट अभिगम प्रदान करते हैं, ये गलत है। वेब ब्राउजर का काम इंटरनेट का एक्सेस प्रदान करना नहीं होता है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। ABCD चारों सही है, ई जो है हमारा गलत है। 26 को देखेंगे, पवन फार्म क्या होता है। पवन फार्म एक प्रकार का ऐसे फार्म हाउस को बोला जाता है जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी टर्बाइन्स लगे होते हैं और वाइन टर्बाइन्स लगे होते हैं, और उससे जो है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही होगा कि विद्युत उत्पादन के लिए पवन जनरेटरों का वो बृहद स्तर पर संकेंद्रण। बहुत सारे टर्बाइन जो लगे होते हैं, बहुत सारे हॉलीवुड या बॉलीवुड की मूवी में हम लोग देखते हैं कि एक ही जगह पे बहुत सारे टर्बाइन जो है वो वर्क करते हैं, तो उसको हम लोग पवन फार्म बोलते हैं, वाइंड फार्म्स बोलते हैं। ठीक है, 37 का अगर देखें तो ये भी जो है भू अपर्दन, कृषि उर्वरक, मल जल, ऊर्जा संयंत्र, चारों को मिलाना है, बहुत सिंपल है। ऊर्जा संयंत्र हमारे तापीय प्रदूषण वो फैलाते हैं, कि कृषि उर्वरक जो है पादप में पोषक तत्वों को बढ़ाते हैं। भू अपर्दन जो हमारा अवसादन वो वाला होता है, और मल जल से क्या होता है कि हमारे ऑक्सीजन मांड जो OBD CBOD और COD जो डिमांड होता है उसको हम लोग इससे प्रभावित करते हैं। तो डी का वन कितने में है? डी का 1 सेकंड में है केवल। डी का 1 से हिसाब से ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही होगा। आगे बढ़ेंगे इसमें पूछा गया है कि अलास्का साक्ष्य कौन कौन से जलवायु परिवर्तन की अत्यधिक साक्ष्य कौन कौन से है। अलास्का, पश्चिमी कनाडा, पूर्वी रूस में 50 वर्षों के दौरान औसतन 4 सेंटीमीटर तापमान जो है बढ़ गया है, ये सही बात है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में विश्व के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से गर्म हुए हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र नहीं गर्म हुए हैं, सबसे अधिक गर्म जो हुआ है वो हमारा हुआ है ध्रुवीय क्षेत्र। क्योंकि अगर देखें तो अंटार्कटिका के ऊपर जो वो होल जो हुआ था, ओजोन लेयर वाला जो होल हुआ था, इसकी वजह से जो अंटार्कटिका के टेम्परेचर में बहुत अधिक जो है परिवर्तन हम लोग को देखने को मिला है। तो बी को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। बी को अगर एलिमिनेट करते तो एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो इसका बिल्कुल सही है। और वर्ष 2015 में माउंट किलिमंजारो पर्वत के प्रसिद्ध हिमशिखर 85% समाप्त हो चुके हैं। पिछली शताब्दी के दौरान औसत वार्षिक तापमान जो 0.6 अंश सेल्सियस से अधिक हो गया है, ये भी सही है। बी जो है गलत है, बाकी तीनों जो इसमें सही है हमारे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में जो है मेनी ह्यूमन एक्टिविटीज इंक्रीज बोथ द सर्विटी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ फ्लड्स, ये बिल्कुल सही है। बहुत सारे ऐसे ह्यूमन एक्टिविटी हैं जिसकी वजह से बाढ़ का जो बारंबारता और प्रचंडता जो है दोनों बढ़ती है। दूसरा है कि तैयार की गई सड़कें और पार्किंग भूखंड मृदा में जल का अंत स्पंदन को बढ़ाते हैं, ये जो है गलत है। सड़क जो है वो जल के स्पंदन को बढ़ाते नहीं, क्योंकि वहां जो है वाटर का जो निस्पंदन है, स्पंदन या निस्पंदन जो भी बोला जाता है, फिल्टरेशन जो होता है वो नहीं हो पाता, क्योंकि इसके बीच में जो है बहुत सारी ऐसी लेयरें होती हैं जो फिल्टरेबल नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये जो गलत है
ऑप्शन नंबर 1 जो है स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर इसका अगर देखा जाए तो थर्ड इसका सही होगा। सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, अब मैं बोले जा रहा हूँ बस, बताइए। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर थर्ड। हाँ, 40 अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में हानि और क्षति निधिकरण, लॉस एंड डैमेज फंडिंग पे निम्नलिखित में से किसमें सहमत हुआ था। तो ये जो है बात है कॉप 26 के बाद की ही होगी, क्योंकि जलवायु परिवर्तन पे जो सबसे अधिक परिवर्तन जो हुआ है वो कॉप 26 के बाद हुआ है। कॉप 26 पेरिस एग्रीमेंट में कौन सा कॉप हुआ था? 21, 15 और 6, 21 हुआ था। ये बात जो की जा रही है वो COP 27 की है। कॉप 27 के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। कॉप 27 जो होता है वो होता है, सबको पता है कि जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज है, UNFCCC का जो बैठक होता है उसी को हम लोग कॉप के नाम से जो बुलाते हैं। ये बैठक जो है हो सकता है कि प्रति साल होता हो। तो 27th जो बैठक थी उसमें वो बोला गया था कि इसमें लॉस एंड डैमेज फंडिंग के ऊपर जो है बात की जाएगी। एक प्रकार का ऐसा फंडिंग बनाया जाएगा जो हमारे जो भी हानि और क्षति हो रहा है उसको प्रतिपूर्ति करने में हमारी मदद करेगी। तो इसमें जो 3 चीज़ों पे अधिक जो बहस की गई थी, क्लाइमेट नेगोशिएशंस, वही बात है। कॉप 27 प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू कंट्रीज टू नेगोशिएट एंड मेक डिसीजन एंड एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज इंक्लूडिंग मिटिगेशन, एडाप्टेशन, फाइनेंस से रिलेटेड वो चीज़ें हैं, and technology transfer. Followed up to COP27, COP26. It followed the outcome commitment made in 26, which was held in Glasgow, UK in 2021. इसका मतलब कि ये 2022 में हुआ होगा। COP26 रिजल्ट एंड ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट, वही चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन एंड पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था हमारा COP21 2015 में, उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे की बैठकें जो है UNFCCC की होती हुई हमको दिखाई देती हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही होगा, COP 27। अब आते हैं हम लोग 41 में। 41 में देखेंगे कि बोला गया कि अकॉर्डिंग टू एंशिएंट हिंदू सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड एक्सपेक्ट ऑफ एजुकेशन विच इज इम्फेसिस्ड बाय द अपहोल्डर ऑफ एजुकेशन इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज दैट एजुकेशन शुड बी फ्री एंड एज फार एज प्रैक्टिसेबल। ये बात तो हमको सही दिखाई दे रही है, आप लोगों को क्या लगता है? व्यवहारिक शिक्षा हो ये तो बिल्कुल सही है, वही चीज़ें हमको पढ़नी चाहिए जो हमारे व्यवहार में लाया जा सकता है। दूसरा है कि शिक्षा जो है निःशुल्क होनी चाहिए, शिक्षा की का जो है शुल्क नहीं होनी चाहिए। लास्ट में जो है गुरु दक्षिणा एक प्रकार का वो लेता था, वो कोई शुल्क नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारा सही होगा। अब बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट की कि प्राचीन हिंदू शिक्षा पद्धति के अनुसार लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा के प्रोत्साहकों द्वारा शिक्षा का एक पक्ष जिस पे बल दिया गया है वो है कि शिक्षा जहां तक व्यवहारिक हो अनिवार्य होनी चाहिए। यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो है दोनों सही है। ये बताया गया क्वेश्चन है कि NEP 2020 के अनुसार भारत में उच्चतर शिक्षा आयोग का प्रथम ऊर्ध्वरस्थ होगा। उच्चतर शिक्षा आयोग के स्थान पर किसकी स्थापना जो है वो की जा रही है? तो हम लोगों ने बात किया था कि उसके स्थान पे 4 वाला या सेकंड वाला? नेशनल एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो ये
यूजीसी जो है अभी जो फिलहाल में है, हम लोगों ने बात किया था कि यूजीसी और शायद AITCE और इसके साथ एक और कोई और संस्था थी, इन तीनों को डिजॉल्व करके ये बनाया जाना था हायर एजुकेशन अनुदान परिषद। ये इन तीनों का काम करेगी, लेकिन यूजीसी जो है केवल अनुदान का काम नहीं करती है, वो एक प्रकार की रेगुलेटरी बॉडी भी है। ठीक है, तो उस रेगुलेटरी बॉडी को हटा के यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नियामक परिषद बनाए जाने वाली बात की जाती थी। एक बार पीपीटी देखिएगा आप लोग, उसमें बताया गया अच्छे से। 43 की अगर बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति दस्तावेज के अनुसार शिक्षक को देश के शैक्षिक सुधारों के मूल सुधारों का बिंदु पथ होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ऐतिहासिक रूप से उपांतीय या समाज के अलाभकारी स्थिति वाले शिक्षार्थी विद्यार्थी वर्गों को उनके निवास स्थान, निरपेक्ष दत्त, गुणवत्तापरक शिक्षा का अनुदान प्रदान किया जाना चाहिए। ये भी जो है हमको सही लग रहा है। बताइए क्या लग रहा है? ओके, वैसे तो ये दोनों सही है, दोनों हमको सही लग रहा था, लेकिन जो इसका आंसर की दिया था उसमें सेकेंड स्टेटमेंट को जो है गलत बताया गया है। तो हो सकता है कि आंसर क्यों में कुछ गड़बड़ी हो, बाद में क्लेम वगैरह करने पे चेंज किया गया हो, या इस क्वेश्चन को ड्रॉप वगैरह किया गया, तो इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक बार अच्छे से इसको सर्च कर लीजिएगा, हो सकता है कि सेकेंड में कुछ ऐसी बात हो जो हम लोग मिस कर रहे हो। हिस्टोरिकली marginalized or the disadvantaged student section of the society should get अब देखिए यहाँ पे दिक्कत हो गया ना हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी में कहीं भी ऐसा वर्ड नहीं लिखा गया जिसमें बात की जा रही हो निःशुल्क या शुल्क, शुल्क की कोई बात ही नहीं की जा रही है। तो पेड क्वालिटी एजुकेशन ये वर्ड जो दिया गया है, ये इसके वजह से जो है ये स्टेटमेंट गलत हो रहा है। हिंदी वाले जो पढ़े होंगे वो हिंदी में ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिख रहा है हमको, और इंग्लिश में जो है पेड क्वालिटी दिया गया, इसके वजह से जो है ये स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? ओके, बहुत अच्छा गार्गी। 44 में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में 1883 में विश्वविद्यालय में सभी परीक्षाओं के लिए लड़कियों को अनुमति दे दी? तो 1883 में जो होगा वही देगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय उसमें था नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय था नहीं, मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास था, मद्रास तो था, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, 3 विश्वविद्यालय थे। इसमें हम दोनों को देखना होगा कि कौन सा सही है, लेकिन सही बम्बई विश्वविद्यालय कि बम्बई में जो है 1883 ईस्वी में जितने भी एग्जामिनेशन होते थे उसमें लड़कियों को पार्टिसिपेट करने की अनुमति जो है वो दे दी जाती है। 45 नंबर, वेनसांग भारत आया तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी बना। बिल्कुल गलत है, वेनसांग तक्षशिला नहीं गया था, वो गया था कहाँ? नालंदा। वेनसांग भारत आया और योग शास्त्र का शिक्षार्थी बना, ये भी जो है गलत है। वेनसांग जो है बुद्धिज्म का शिक्षार्थी बना था, योग शास्त्र का नहीं बना था। ओके, लेकिन फोर्थ से ये योग शास्त्र भी पढ़ा था क्या वो? वेनसांग, नालंदा में कौन कौन सी पढ़ाई होती थी?
नालंदा नालंदा नालंदा। ओके, ध्यान देंगे कि वेनसांग जो है वो नालंदा में योग शास्त्र की भी पढ़ाई किया था बुद्धिज्म के साथ साथ में। तो स्टेटमेंट 1 जो है गलत होगा, स्टेटमेंट 2 जो है सही होगा। अब यहाँ से शुरू होता है पैसेज। पैसेज तो सबका बन गया होगा। पैसेज तो आप लोग सॉल्व भी नहीं किए होंगे, हमें पता है, लेकिन मैं बता देता हूँ। 46 नंबर का ऑप्शन नंबर 4 था। मलय जो है विरुद्ध नौसैनिक अभियान किसने भेजा था? तो ऑप्शन नंबर 4 चोल साम्राज्य ने भेजा था। चोल में वो भी राज। ओके ओके, तो 46 का फोर्थ सही है, 47 का सेकेंड, 47 का सेकेंड, 1 और 2 जो है दोनों गलत है। बोला जा रहा है कि भारत और चीन के बीच व्यापार हमेशा चीनी पोतों के द्वारा होता था क्योंकि वे सदैव भारतीय पोतों से बेहतर होते थे। गलत है। मलय केरल में अवस्थित है। गलत है, मलय जो है यहाँ से बहुत दूर स्थित है। 48 का अगर देखें, चीन के साथ भारत का व्यवहार निम्नलिखित में से किस कारण से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो देखेंगे इसका 48 का ए बी सी तीनों सही है, और 49 का जो है थर्ड सही है, ए और सी, बंगाल और दक्षिण भारत। 50 का अगर देखें, भारत में पोत कारखाने कहाँ स्थित थे? तो फोर्थ सही है, ए बी सी डी चारों जगह स्थित थे। तो ये 50 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, कैसी लगी आज की क्लास? ओके, अभी जो है मैं इसका पीडीएफ सेंड कर देता हूँ ग्रुप में। ये जो अभी मेरे पास जो पीडीएफ है, उसके बाद सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। कल से क्या होगा कि क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे, लेकिन मैंने ऑलरेडी पीडीएफ बना के रखा है। और इसके साथ जो है आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया जाएगा। ठीक है, उसको सॉल्व करके उसमें आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद जब डिस्कशन हम लोग कर लेंगे, उसके बाद आपको जो है आपका रिजल्ट सेंड कर दिया जाएगा कि आपने जो है कितना स्कोर जो है पाया। इससे आप अपना सेल्फ इवेल्युएशन भी कर सकते हैं, और बाकी सारी चीज़ें जो होंगी वो तो होंगी। ठीक है, टोटल 1 घंटे 43 मिनट की क्लास हुई है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर कल की क्लास में।